नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेस हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, हम लोग कारकों की चर्चा कर रहे थे और द्वितीय विभक्ति में हमने एक तो कर्तुरीप्सितमम कर्मः और कर्मणि द्वितीय और तत्पश्चात हमने आकथितम च सूत्र को पढ़ लिया था। अब हम लोग वापस से कर्म कारक में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कर्म कारक के अंतर्गत जो बाकी के सूत्र हमारे अवशिष्ट रह चुके हैं उनको लेके हम आपके भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक सूत्र बनता है तथा युक्तम च निप्सितम। तथा युक्तम च निप्सितम, इस सूत्र को लेके मैं आपके बीच चर्चा करूंगा। तथा युक्तम तथा युक्तम च निप्सितम। च निप्सितम यानी कि ये सूत्र हम पढ़ने वाले हैं आज। इस सूत्र का मतलब क्या है समझिए ध्यान से। तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये चानिप्सितम जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है च अनिप्सितम। खोल लेते हैं इसको। च प्लस अन प्लस च प्लस अन प्लस ईप्सितमम, ईप्सितम, इस तरीके से। ये इसका सेंस होगा साथियों कि जहां ना चाहते हुए भी, मतलब बात निकल के क्या आ रही है, इसका जो भावार्थ है वो क्या निकल के आ रहा है कि ना चाहते हुए भी जब हम कोई क्रिया करें, यानी कि हम काम तो करने जा रहे हैं कोई और अचानक से कोई दूसरा ही काम हो जाए, कहने का मतलब उसको बोलेंगे अपन चानिप्सितम। चानिप्सितम, इस तरीके से। तो दोस्तों, तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र को लेके हम बात कर रहे हैं। भावार्थ क्या है इसका देखिए। ये सूत्र हमसे कहना चाह रहा है कि सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ, सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ, इष्ट कारक के साथ, सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ मतलब सबसे ज्यादा जिसको चाहा जाता है, सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ में अगर कोई अनचाहा कारक आ जाए, अनचाहा कार्य हो जाए, तो यानी कि सर्वाधिक इष्ट कारक आ जाए और उसके साथ अनचाहा कार्य हो जाए, तो दोस्तों जो अनचाहा कार्य होता है ना उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। हो जाए तो अनचाहे कार्य की कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। दोस्तों, अनचाहा कार्य जो होगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। जैसे एकमात्र एग्जांपल है इसका, गांव जाते हुए, गांव जाते हुए तिनके का स्पर्श, तिनके का स्पर्श करता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जा तो गांव रहा था और गांव जाते जाते अचानक कोई झाड़ी से किसी तिनके का उसका स्पर्श हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा सर्वाधिक इष्ट कारक। इष्ट कारक क्या है? गांव जाना। और दोस्तों अनचाहा कार्य क्या है? तिनके का स्पर्श। तो जो अनचाहा कार्य है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों अनचाहा कार्य क्या हो गया? तिनके का स्पर्श। तो तिनके का, बेशक यहाँ पर काकी के चिन्ह हमारा आ रहा है, हमें ध्यान संबंध की तरफ चला जाना चाहिए, लेकिन ये सूत्र हमको इस बात के लिए बाध्य कर रहा है कि यहाँ पर किसकी संज्ञा होगी? कर्म की संज्ञा होगी। तो कर्म संज्ञा करेंगे इसमें, देखिए कैसे। इससे इसका वाक्य रचना करेंगे तो गांव जाते हुए, क्योंकि जाते हुए को जब हम बात करेंगे तो कंटिन्यूअस की बात नजर आ रही है। मतलब कहने का यह है कि वाक्य जो है आपका वर्तमान काल में अनवरतता को बतला रहा है, इसलिए गांव की संस्कृत हो जाएगी ग्रामम, और गम धातु में जब हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये वर्तमान कालिक धातु का पद बनाता है दोस्तों, और अनवरतता बतलाता है। तो गम धातु का रूप होता है गच्छ, और गच्छ में सत्री जोड़ेंगे तो आ जाएगा गच्छन। ग्रामम गच्छन, पठन माने हंसते हुए, गच्छन माने जाते हुए,
खेलन माने खेलते हुए, क्रीडन माने खेलते हुए, हसन माने हंसते हुए, खादन माने खाते हुए। तो यहाँ पर किसी भी धातु के साथ बात करें तो परस्मैपदी धातु के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ने पर वर्तमान काल की अनवरतता का अर्थ नजर आ जाता है। तो ग्रामम गच्छन का मतलब गांव जाते हुए। तिनके का, तिनके को बोलते हैं तृण, और तृण में लगाओ द्वितीय तो तृणम, स्पर्श करता है, स्पर्शति, तृणम स्पृशति, स्पृशति, इस तरीके से। दोस्तों ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगला हम बात करें दोस्तों दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2 है, चावल खाते हुए विष को खाता है। चावल खाते हुए, चावल खाते हुए विष को खाता है। दोस्तों मनुष्य को भूख लगती है तो मनुष्य खाद्य पदार्थ कोई देखता है, कोई भी मनुष्य ऐसा चाहता है क्या, बताओ कि भूख लग रही हो दूध की जगह वो विष पी ले, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो निश्चित रूप से चावल खाते हुए विष को खाता है। तो दोस्तों चावल जो है उसकी संस्कृत क्या हो जाएगी, ओदनम। खाते हुए, खाते हुए का खादन, खाद धातु में सत्री जोड़ेंगे तो खादन आ जाएगा, ओदनम खादन। विष, विष को बोलते हैं दोस्तों, विष ही बोलते हैं, तो ओदनम खादन विषम भुक्ते, विषम भुक्ते, ओदनम खादन विषम भुक्ते, इस तरीके से हो जाएगा। यदि मान के चलिए मैं इसको ऐसे नहीं दूसरे तरीके से बनाऊं तो दूसरा तरीका एक ये भी है, ओदनम भुंजानो, भुंजानो विषम भुक्ते, ऐसे भी सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सेंटेंस जब भी आप पढ़ेंगे तो यहां पर सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अनिप्सित कर्म कौन सा है, तो अनिप्सित कर्म यहां पर विष हो गया मित्रों, यहां पर तृणम हो गया। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसी नियम से संबंधित तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, और तीसरा एग्जाम्पल हमारे बीच में क्या आता है दोस्तों, तीसरा उदाहरण आ जाएगा भ्रमण करते हुए चोरों को देखता है। भ्रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए चोरों को देखता है, चोरों को देखता है। दोस्तों कोई व्यक्ति घूम रहा है अचानक और उसकी चोरों पर नजर चली जाती है, तो भ्रमण करते हुए चोरों को देख रहा है। सेंटेंस को हम बनाएंगे तो भ्रमणम, भ्रमणन या भ्रमणम, दोस्तों भ्रमणम हो जाएगा। और करते हुए के लिए हम करेंगे तो कुर्बन, भ्रमणम कुर्बन। अब चोर आपके लिए जो आ रहे हैं वो किसका रूप आ रहा है, एक वचन का या बहुवचन का, बहुवचन का आ रहा है, तो चौरान हो जाएगा, चौरान। भ्रमणम कुर्बन चौरान, देखता है पश्यति। तो दोस्तों मुख्य कार्य तो उसका घूमने का था, तो घूमना जो घूमने की जो क्रिया है वो तो उसका ईप्सित कर्म हो गया, और वो चोरों को देख रहा है ये अनीप्सित कर्म हो गया। तो यहाँ पर चौरान जो है वो अनीप्सित कर्म हो जाएगा। दोस्तों इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम हमारा होता है दोस्तों उपांग बध्यांग वस। कौन सा नियम होता है, उपांग बध्यांग वस। उसको पढ़ते हैं हम लोग, तो उपांग वध्यांग वस, ये नियम हम पढ़ते हैं उपांग बध्यांग वस। इस नियम में क्या कहा गया है उसको समझिएगा दोस्तों, खोल के रखते हैं। इसमें ओपो, ओपो प्लस अनु प्लस अधि प्लस आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु। ओपो अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु। बात को समझिएगा मित्रों कि ओपो प्लस अनु प्लस अधि प्लस आंग प्लस वस, इसको जब संधि नियम से लगाएंगे ओपो प्लस अनु से उपांग बन जाएगा, और अनु के साथ अधि जोड़ेंगे तो अधि अध्यांग। इस तरीके से ये संधि नियम से जुड़ के आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई, यहाँ पर आपकी यड़ संधि हो गई। थोड़ा सा बता दूं, देखो मैं आपको, यहाँ दीर्घ हो रही है, यहाँ पर यड़ हो रही है, यहाँ भी यड़ हो रही है दोस्तों, और सीधा सीधा ये अपने आप में संयोग हो रहा है। तो
कहने का मतलब क्या बन के आई बात हमारे सामने, थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। दोस्तों क्रिया के आधार की कौन सी संज्ञा? कर्म संज्ञा होती है। मित्रों सीधी सी बात है। सेंटेंस नंबर 1 देखेंगे हम। एक बात बड़े ध्यान से सुननी है मिस्टर उमा जी आपको, कि यहाँ पर उप अनु अधि अंग 4 उपसर्ग दिए हुए हैं। इनके साथ यदि वस धातु लगेगी तो क्रिया का जो आधार होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे। अगर मान के चलिए चारों उपसर्ग नहीं हो और खाली वस धातु हो तो आधार में हम लोग सप्तमी लगाएंगे। ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो देखिए सर, मैं सेंटेंस बोलता हूं आपके लिए, जैसे उप प्लस वस हम करेंगे तो रूप बनेगा उपवसति, और उपवसति का मतलब होता है पास रहता है। उपवसति का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? पास रहता है, ये अर्थ हो गया इसका। दोस्तों ऐसे ही हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा धातु पद बताते हैं आपको। अनु प्लस वस, रूप बनेगा अनुवसति, और अनुवसति का मतलब है मित्रों पीछे रहता है, पीछे रहता है। मित्रों ऐसे ही नंबर 3 पर हम बात करेंगे। अधि प्लस वस, इसका हो जाएगा अधिवसति। अधिवसति का मीनिंग आता है साथियों ऊपर रहता है। और डियर फ्रेंड्स नंबर 4 हम लोग बात करेंगे आ प्लस वसति। आ वसति का मतलब होता है तक रहता है, ये पर्यंत अर्थ आ जाएगा। तो मित्रों यहां पर ये चारों धातुएं आपकी अगर उप अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का योग बना रही हैं तो आधार जो होगा उसमें द्वितीय लगाएंगे। तो मैं एक उदाहरण आपके लिए सर्व करता हूं मित्रों, देखें यहां पर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे इसमें, जिसे मैं कह दूं विष्णु वैकुंठ में रहता है। तो उस वाक्य को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा साथियों। 2 तरीके से कैसे बनेगा ये वाक्य देखो। सबसे पहले जैसे मैंने कर्ता लिखा विष्णु, तो विष्णु में प्रथमा लगा दी मैंने बोला उप अनु अधि आंग 4 उपसर्गों सहित बस धातु लगाएंगे तब तो द्वितीय लगाएंगे किसमें? आधार में। और यदि चारों उपसर्ग नहीं है बस धातु ही अकेली तब तो सप्तमी लगेगी। तो देखो सर एक बार वैकुंठ यहाँ पे आ रहा है, इस वैकुंठ में हम लोग द्वितीय का प्रयोग करेंगे कब? जब उप अनु अधि आंग 4 उपसर्गों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ वैकुंठ शब्द में हमने एक चीज भी पाई है कि मैं लगा हुआ है, और मैं जो है वो अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखना इसमें। तो अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हुआ है तो अपने आप में ये वाक्य इस बात की अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है कि इसको आप सप्तमी में भी रख सकते हैं। और यदि आपको इसको द्वितीय में लाना है तो धातु के साथ आपको उप अनु अधियांग लगाने पड़ेंगे। तो विष्णु वैकुंठम, ये द्वितीय का रूप हो गया। अब मैं इसमें आपको अनुवसति, उपवसति, अधिवसति और आवसति चारों धातुओं प्रयोग में ला सकता हूं। और चारों धातुओं का मीनिंग मैंने आपको लिखा दिया है आवसति वा, आवसति
वा। ऐसे करके ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है। मतलब सीधा विष्णु वैकुंठम अनुवसति लगा सकता हूं, उपवसति, अधिवसति, आवसति, कुछ भी लगा सकता हूं। सीधा सीधा सा सेंटेंस आपका बनके आ जाएगा। अब विष्णु वैकुंठ में कहाँ रहता है, ये वैकुंठ शब्द इसमें द्वितीय का है। दोस्तों इस तरीके से भी ये बात सही है। अगर इस सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से और आपको बनाऊं तो एक तरीका ये भी आपका बन जाता है, ये वाला, कि विष्णु वैकुंठे वैकुंठे वसति। यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे बनाता हूं तो भी ये वाक्य आपका सही है, क्योंकि यहां पर अनु अधि आंग उपसर्ग पूर्वक जो मैंने आपको बताए, उप अनु अधि आंग 4 उपसर्ग वो नहीं लग रहे हैं, वो नहीं लग रहे हैं, तो यहां पर जो आधार है उसमें सप्तमी लग जाएगी, और सप्तमी लग जाएगी तो खाली वसति धातु का प्रयोग होगा। अगर वस के साथ में आप इन चारों उपसर्गों को प्रयोग में ला रहे हैं तो यहां पर आपको आधार में द्वितीय लगानी ही पड़ेगी, ऐसी शर्त है। तो दोस्तों यहां से आपकी अशुद्धि पूछी जा सकती है, तो ये वाक्यगत अशुद्धि होती है, इसको आप शुद्ध करना भी सीख सकते हैं। सपोज कि यहाँ पे दे दिया विष्णु वैकुंठे उपवसति, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह आपको वैकुंठम सही करना पड़ेगा। या फिर एक तरीका और भी है कि यहाँ से खालिस्तान देके और कोई सा भी धातु पद दिया हुआ है ऑप्शन में, वैकुंठे वैकुंठम दिए हुए हैं और उभे दिया हुआ है, तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकता है। मित्रों आगे एक सेंटेंस और पढ़िएगा इसमें आप, जिसे मैं कह दूं हरि क्षीर सागर में, क्षीर सागर में रहता है। दोस्तों हरि क्षीर सागर में रह रहा है, तो हरि नाम का जो कर्ता है, जिसका मतलब विष्णु से ही समझेंगे, तो हमने हरि को, एक सेकेंड, मैंने हरि को ऐसे लिखा आपके लिए, हरि को मैं प्रथमा के रूप में लाऊंगा तो हरि हो गया। अब क्षीर सागर में रहता है तो उप अनु अधि आंग लगाएंगे, तब तो आप इसको दो तरीके से बनाना है। देखो कैसे, सबसे पहले तो द्वितीय के रूप में ले जाएंगे तो क्षीर सागरम हो जाएगा, क्षीर सागरम द्वितीय का रूप लगा दिया। तो धातु के साथ में ये चारों उपसर्ग आपको लगाना आवश्यक है, जैसे उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और आवसति, और वा लगा देंगे बाद में, मतलब कोई सा एक प्रयोग में आ जाएगा। दूसरा हम तरीका जो जानते हैं वो क्या है हमारा, कि हम लोग यदि सप्तमी लगा रहे हैं तो बस धातु में उपसर्ग नहीं लगाना पड़ेगा हमको। तो हरि क्षीर सागरे, हरि क्षीर सागरे वसति, इतना भी लिख देता हूं तो भी ये सेंटेंस आपका सही है। और दोस्तों वाक्यगत अशुद्धि का दूर करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम होता है हमारा साथियों अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म सूत्र हमारा हो गया दोस्तों। परिभाषा बन जाती है कि अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था और आस धातु के योग में अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था और आस धातु के योग में क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। दोस्तों क्लियर सी बात है, आपके दिमाग में अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग स्था और आस तीन धातुओं की बात कर रहा है ये। तो देखिए अधि के साथ में हम सिंग जोड़ेंगे, अधि प्लस सिंग, पद बनेगा अधिसेते। दोस्तों ऐसे ही अधि के बाद सिंग के बाद स्था हो गई तो अधि प्लस स्था,
पद बनेगा अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। और अधि के साथ में आस धातु जोड़ेंगे, पद बनेगा अध्यास्ते। तो ये तीनों जो क्रियापद हैं दोस्तों, इन तीनों क्रियापदों का अनुवाद क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अधिसेते का मतलब सोता है, अधितिष्ठति का मतलब रहता है, और अध्यास्ते का मतलब दोस्तों ठहरता है। तो ये तीनों इनके अनुवाद आपके हो जाते हैं। अब अधि उपसर्ग जो है दोस्तों, उसका मतलब हो गया आधार, और आधार की जब बात है तो बात ये सप्तमी की भी पूरी कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अधि उपसर्ग यदि हम इनके साथ लगाते हैं तो आधार में हमको द्वितीय लगानी पड़ेगी, और यदि हम धातुओं के साथ में अधि नहीं लगा रहे तो आधार में सप्तमी लगानी पड़ेगी। तो देखिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट, जैसे मैं कह दूं आपसे कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की बात करी जा रही है। तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण सैया पर सोते हैं, सैया पर सोते हैं। दोस्तों हम लोग योग रूढ़ शब्द में ले रहे हैं श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। तो अब मैंने आपको बताया कि कर्ता के रूप में है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण हो जाएगा। अब ये सैया जो है ना दोस्तों, ये आधार है, और इस आधार में अगर हमको द्वितीय लगानी है तो सोने वाली धातु के साथ में अधि जोड़ना पड़ेगा, और यदि आधार में आप सप्तमी लगाते हैं तो अधि आपको नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले द्वितीय लगा के बात करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा सय्याम अधिसेते। अगर अधि के साथ में सेते लगा के वाक्य में लिख रहे हैं हम लोग तो यहां पर द्वितीय आ जाएगी, और मान के चलिए अधि हटा के केवल सेते लिखते हैं तो यहां पर आपको सप्तमी लगानी पड़ेगी, जैसे कि श्री कृष्ण सय्यायाम सेते। ये अंतर है आपका। सेकेंडली जो सेंटेंस है आपका वो लेते हैं हम लोग, जैसे महादेव, महादेव हिमालय पर रहते हैं। दोस्तों ये भी भगवान शिव के बारे में बात करी गई है, महाकाल के बारे में बात करी गई है। तो महादेव कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। दोस्तों कर्ता के रूप में है तो कर्ता की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? महादेवः। अब हम लोगों ने आपसे बात करी कि तिष्ठति के साथ में यदि अधि लग रहा है तो जो आपका आधार है उसमें द्वितीय लगाएंगे, और अगर आप अधि नहीं लगा रहे तो आधार में सप्तमी लगाएंगे। तो दोनों तरीके से बना रहा हूं बाकी को। महादेव हिमालयम अधितिष्ठति अध्यास्ते वा। रहना और ठहरना दोनों एक जैसे अर्थ होते हैं, तो आप दोनों धातुओं में से कोई सी एक लगा सकते हो। और यदि आपको अधि उपसर्ग पूर्वक नहीं लगाना है मित्रों, नेक्स्ट दूसरे तरीके से सेंटेंस को बनाना है, तो ये बन जाएगा महादेवः हिमालये, सप्तमी का रूप, और तिष्ठति और आस्ते वा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पर मैंने अधि को हटा दिया, अधि जैसे हट जाएगा तो यहां सप्तमी आएगी, और अधि लगा रहेगा तो द्वितीय आ जाएगी। दोस्तों ये सेंटेंस आपका पूरा हुआ, इस नियम की बात भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब हम लोग द्वितीय के अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का अगला नियम आता है मित्रों हमारा, यह आता है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते। दोस्तों अंतरा और अंतरेण की बात करी जा रही है। अंतरा माने होता है बीच में, बीच में, और अंतरेण माने होता है बिना।
अंतरेण माने होता है बिना। तो ये दो अव्यय हो गए दोस्तों। इन दोनों अव्ययों की बात यहाँ पे करी जा रही है कि अंतरा नामक अव्यय होगा जिसका अर्थ तो होता है बीच में, और अंतरेण माने होता है बिना। तो दोनों अव्ययों की बात को लेकर मैं बात कर रहा हूं मित्रों। यहाँ पर जब हिंदी वाक्य में या जब अंतरा या अंतरेण के योग में, अंतरा ऑब्लिक अंतरेण के योग में वाक्य के आधार में, अंतरा या अंतरेण के योग में वाक्य के आधार में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगता है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगता है। दोस्तों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक लगता है, ये ध्यान रखना। कैसे लग रहा है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक? जैसे अंतरा और अंतरेण के बीच की बात करी गई है, वाक्य में जो आधार है उसमें द्वितीय विभक्ति के लिए कर्म कारक की बात करी गई है। मित्रों कैसे? सेंटेंस है हमारा, जैसे मैं कह दूं आपसे तेरे और मेरे बीच में हरी है। भाई देख, तू भी बैठा है तेरे और मैं भी बैठा हूं मेरे, तो तेरे और मेरे बीच में कौन है? हरी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करिए अंतरा माने बीच में, तो बीच में शब्द आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाक्य जो है अव्यय के योग में बनाया जाएगा। और अव्यय कौन सा है? अंतरा। तो अंतरा अव्यय के कारण यहाँ तेरे और मेरे जो पद हैं दोनों, इनमें आपको संबंध का अर्थ प्रतीत हो रहा है बेशक, लेकिन फिर भी हम क्या लगाएंगे? द्वितीय, क्योंकि लिखा हुआ है कि अंतरा और अंतरेण के योग में वाक्य के आधार में, आधार क्या हो गया? तेरे और मेरे बीच की बात करी जा रही, तो एक तू आधार है एक मैं आधार हूं, तो आधार में कर्म कारक लगेगा, और कर्म कारक के योग में द्वितीय लगती है, आप जानते ही हैं दोस्तों। द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक लगता है। तो तेरे की संस्कृत हो गई त्वाम और मेरे की संस्कृत हो गई माम, और च का मतलब हो गया और, तो त्वाम माम च, बीच में का मतलब हो गया अंतरा, त्वाम माम च अंतरा, त्वाम माम च अंतरा। अब इसमें आप लोग चाहें तो संधि कर सकते हैं यहां से, और संधि यदि करेंगे तो पद आ जाएगा चा अंतरा, इस तरीके से, त्वाम माम च अंतरा, इस तरीके से। दोस्तों मात्रा का दीर्घीकरण होगा और इस अंतरा को इस तरीके से लिखेंगे आप अवग्रह लगा के, क्योंकि एक मात्रा तो ये पहले से है ही है और बड़े आ की मात्रा दो होती है, तो इसलिए एक मात्रा को तो सीधा लिख देंगे और एक को अवग्रह चिन्ह लगा के कर देंगे। तो त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, त्वाम माम च अंतरा हरि अस्ति, यानी कि तेरे और मेरे बीच में कौन है? हरि है। दूसरा सेंटेंस यदि हम बात करें मित्रों, दूसरा सेंटेंस को लेके बात करेंगे। जैसे मैं कह दूं आपसे कि जल के बिना जीवन नहीं है। साथियों जल के बिना तो हो जाएगा जलम अंतरेण, जलम अंतरेण जीवनम नास्ति, जलम अंतरेण जीवनम नास्ति। मैंने यहां पर प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, यहां पर भी प्लस का चिन्ह क्यों लगाया? ये दोनों बातें एक संकेत कर रही हैं हमको। दोस्तों मैंने जब संधि का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने संहिता का नियम बताया था आपको, कहा था मैंने संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासेतु वाक्य विवक्षाम अपेक्षते। जो इस सेंटेंस का इस लक्षण की चौथी कोटेशन आपकी बच रही थी उसका था वाक्य विवक्षाम अपेक्षते। तो इसका मतलब था वाक्य में यदि संधि कार्य आपकी विवक्षा पर निर्भर करता है, आपको संधि करना आता है तो बेशक आप करिए, नहीं करना आता तो कोई बात नहीं साहब। तो देखो च प्लस अंतरा, हम जानते हैं कि यहाँ पे संधि हो रही है तो हमने च अंतरा बना दिया, और जलम प्लस अंतरेण बात करें तो मां के बाद यदि स्वर आता है तो मां स्वर में मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर जलम अंतरेण ऐसे हो जाएगा, जलम अंतरेण इस तरीके से आपका पद बन जाएगा। ठीक है साथियों, ये भी आपका नियम पूरा हो चुका है। अब हम अगले नियम की तरफ कूच करते हैं।
अगला नियम हमारा है मित्रों अव्यय परित्यय उभयत समया निकषा हा धिक प्रतियोगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो ऊपर के अव्यय लिखे हुए हैं आपके सामने, अव्यय का मतलब होता है दोनों ओर, प्रत्यय का मतलब चारों ओर, उभयता का मतलब दोनों ओर होता है, समया माने पास में, निकषा माने निकट होता है, हा माने हाय, धिक माने धिक्कार। ऐसे ही सर्वतय होता है, अध्यधि ऊपरी ऊपरी, अधोअधय भी होता है। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अव्यय माने मीनिंग लिखते चलो, अव्यय माने होता है दोनों ओर। अव्यय माने क्या हो गया साथियों, एक बार सबको दर्ज कर लेता हूं नीचे। परित्यय माने, फिर हम बात करेंगे उभयतय माने, ऐसे ही फ्रेंड्स समया माने, नेक्स्ट ऐसे ही निकषा माने, ठीक वैसे ही हा माने, अगला दोस्तों धिक माने, सॉरी धिक, दोस्तों अगला हमारा प्रति। तो इन 8 अव्ययों को पढ़ने के बाद बाकी के और अन्य की चर्चा भी हम करेंगे। तो अव्यय माने हो गया दोस्तों दोनों ओर। सेंटेंस बन जाएगा हमारा जैसे कि ग्रामम अव्यय वृक्षा, सॉरी राजमार्गम अव्यय, ग्रामम नहीं राजमार्गम अव्यय, राजमार्गम अव्यय वृक्षाः सन्ति। दोस्तों मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो मैं समझा के चलूंगा आपको बाकायदा, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं, ये सेंटेंस है हमारा। अब हमें सड़क के काकी को जब ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों हमारा ध्यान संबंध की तरफ चला जाता है। अब काकी के का जब ध्यान रख लिया, संबंध की तरफ ध्यान गया दोस्तों, तो यहां पर ये दोनों ओर भी हमारा ध्यान भंग कर रहा है। जो हमसे इस बात को कह रहा है कि दोनों ओर जो मतलब है वो दोस्तों अव्यय का होता है, और अव्यय मतलब होता है अव्यय। तो दोनों ओर की उपस्थिति होने के कारण यहां षष्ठी प्रतीत होते हुए भी द्वितीय लगाएंगे। यहां राजमार्ग से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ओर नहीं लगा होता तो राजमार्ग से कर देते। अब दोनों ओर लग रहा है तो यहां पर द्वितीय लगानी पड़ेगी। तो द्वितीय लग गई दोस्तों राजमार्गम, ये द्वितीय लग गई। अब दोनों ओर की संस्कृत द्वितीय अव्यय, वृक्ष मतलब बहुवचन के तो वृक्षा, और है मतलब तो संति। तो राजमार्गम अव्यय वृक्षा संति, ये बात हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अगला दोस्तों हमारा होता है सेंटेंस परित्यय, और परित्यय माने होता है चारों ओर। परित्यय माने क्या होगा, चारों ओर। आपको जो हिंदी मैंने लिखा है आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको जगह छोड़ के, लेकिन मैं एक जगह ही सारी बात समझाता हुआ चलूंगा, आप लिखते हुए चलना मित्रों। जैसे मैंने बोला अभी सेंटेंस, जैसे नगरम, नगरम, नगरम परितः, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति, क्षेत्राणि सन्ति। सेंटेंस को समझिए, अगर आप लोगों को पहुंचे हो अर्थ तक तो नगरम में द्वितीय क्यों लगाइए, जबकि हिंदी में सेंटेंस में तो कुछ अलग ही आ रहा है। हिंदी के सेंटेंस में क्या आएगा, नगर के चारों ओर खेत हैं। मैं हिंदी लिख रहा हूं, समझिए बात को, नगर के चारों ओर खेत हैं। मित्रों मैंने ये बात क्यों लिखी है आप मुझे बता सकते हैं? मैंने ये बात इसलिए लिखी है क्योंकि पहले हमने नियम की बात कर ली, बाद में हम उदाहरण को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम निगमन से आगमन की ओर काम कर रहे हैं यहाँ, और कभी कभी हम लोग आगमन से निगमन की ओर काम करते हैं। तो व्याकरण जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो व्याकरण की सर्वोत्तम विधि जो होती है पढ़ने की वो होती है आगमन निगमन विधि। तो दोस्तों कभी हम नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, कभी हम
उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। तो ये चीजें दोनों हमारी परस्पर चल रही हैं, इसलिए मैं कभी आपको संस्कृत बना के हिंदी बना रहा हूँ, कभी हिंदी बना के संस्कृत बनाऊंगा, ये दिमाग में रखते हुए चलना है। तो देखिए नगरम प्रत्यय क्षेत्राणी संति, ये मैंने क्यों बना के दिया, क्योंकि प्रत्यय जो ये आपका दिया हुआ है अव्यय, इसका मीनिंग होता है चारों ओर। जो हमसे एक बात कहता है कि प्रत्यय के योग में जो आपका आधार होगा उसमें अपन क्या लगाएंगे, द्वितीय लगाएंगे। अब यहां पर नगर के, काकी के, तो ध्यान हमारा संबंध की तरफ ले जा रहा है, लेकिन प्रत्यय की उपस्थिति अर्थात चारों ओर जो अव्यय है इसकी उपस्थिति के कारण इसमें हमको द्वितीय लगानी पड़ेगी। तो यहां नगरम में हम लोग नगर, नगर के का मतलब हो गया नगरम, चारों ओर का मतलब प्रत्यय, खेत बहुवचन के तो क्षेत्राणी, है का मतलब तो संति। तो दोस्तों ये बात आप दिमाग में रखिएगा, सेंटेंस आपका इसी तर्ज पे बन के तैयार होगा। अगला जो हमारा नियम है वो है उभयतः। उभयतः का मतलब भी दोनों ओर होता है। दोस्तों मैं कह दूं मेरे दोनों ओर, मेरे दोनों ओर छात्र हैं। दोस्तों मैं खड़ा हूं लेफ्ट में और राइट में, दोनों ओर छात्र हैं, तो क्रिया का आधार क्या हो गया, छात्रों की उपस्थिति कौन दर्शा रहा है, मैं, तो मैं हो गया आधार। अब इस आधार में सप्तमी लगनी चाहिए आधार अधिकरण से, लेकिन यहां पर मेरे आ रहा है तो षष्ठी भी लगनी चाहिए। क्यों क्यों लगनी चाहिए, क्योंकि काकी के रारी रे आपका षष्ठी का चिन्ह होता है। लेकिन मित्रों यहां दोनों ओर जो अव्यय पद है उसका अर्थ होने के कारण इस मेरे में आपको द्वितीय ही लगानी पड़ेगी। तो मेरे की संस्कृत क्या हो गई दोस्तों, माम द्वितीय के अंतर्गत, और दोनों ओर की संस्कृत हो गई उभयतः, उभयतः, तो माम उभयतः छात्र हैं, छात्रा संति, माम उभयतः छात्रा संति, ये इसकी संस्कृत तैयार हो जाएगी मित्रों, माम उभयतः छात्रा संति। ठीक है, अब हम लोग वापस बात करते हैं अगली तरफ। तो यहां होता है समया, समया माने होता है पास में, समया माने क्या हो गया, पास में। दोस्तों समया माने पास में हो गया, तो सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे विद्यालय के पास में चिकित्सालय है, विद्यालय के पास में चिकित्सालय है, विद्यालय के पास में चिकित्सालय है। तो दोस्तों विद्यालय की संस्कृत हो गई विद्यालय के, काकी की तरफ ध्यान जा रहा है तो विद्यालय से होना चाहिए, जबकि यहां विद्यालय होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि पास में जो अव्यय पद है अर्थ दे रहा है जो, वो अव्यय का अर्थ है, और अव्यय का मतलब समय या निक्सा होता है, तो इसकी उपस्थिति में क्रिया का आधार जो है उसमें द्वितीय लगाएंगे। तो यह षष्ठी न लगा के अपन द्वितीय लगा दिया, विद्यालय में हो गया। पास में के लिए साथियों समया औबलिक निक्सा, और क्या है दोस्तों, चिकित्सालय, चिकित्सालय, और है तो अस्ति। तो यहां पर सेम आपका दूसरा वाक्य यहां से आप बना सकते हैं, कौन सा, जैसे आपने बना दिया अभी विद्यालयम समया चिकित्सालय अस्ति। साथियों विद्यालय समया चिकित्सालय अस्ति। ठीक वैसे ही हम लोग और भी वाक्य आपके अनेक बना सकते हैं। अगला सेंटेंस निक्सा को लेकर बात करता हूं दोस्तों। तो निक्सा माने क्या होगा, निक्सा का मतलब निकट होता है। तो दोस्तों मैं जैसे कह दूं रेल मार्गम निक्सा, रेल मार्गम निकसा राजमार्गम अस्ति, राजमार्गम अस्ति। दोस्तों इसका मीनिंग हो गया रेल मार्ग के निकट राजमार्ग है। हा का मतलब होता है हाय, इस तरीके से। तो दोस्तों सेंटेंस है दुर्जनम हा, दुर्जनम हा, इसका मतलब दुर्जन को हाय, दुष्ट को हाय। सेंटेंस अगला है दोस्तों धिक, धिक का मतलब होता है धिक्कार, धिक का मतलब क्या होता है धिक्कार। प्रति का मतलब होता है और,
वाक्य सुनिए मित्रों। धिक्कार के लिए मैं कह दूं दुर्जनम धिक, दुर्जनम धिक या दुष्टम धिक। दोस्तों दुर्जनम धिक या दुष्टम धिक इस तरीके से आपका हो जाएगा। प्रति की हम बात करें दोस्तों तो प्रति माने और होता है, तो मैं कह दूं कृषक, कृषकः क्षेत्रम प्रति गच्छति, क्षेत्रम प्रति गच्छति मतलब सीधा हो गया किसान खेतों की ओर जाता है, कि खेत की ओर जाता है। दोस्तों क्षेत्रम है एक वचन का रूप है, तो कृषक है क्षेत्रम प्रति गच्छति मतलब किसान खेत की ओर जाता है। तो ये जितने पर भी अव्यय हैं यहां पर आप नोट डाउन कर लेंगे कि उक्त अव्ययों के योग में उपर्युक्त अव्यय पदों के योग में क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। और दोस्तों कर्मणि द्वितीया से यहां द्वितीया का विधान होता है, एवं आधार में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, एवं आधार में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। साथियों यहां तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सेंटेंस नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट नियम है हमारा, जैसे मैं ले दूं ऊपरी ऊपरी, अगला नियम है ये, ऊपरी ऊपरी अधो अधय अध्यधि सर्वतः, ऐसे करके योगे अपि। दोस्तों ऊपरी ऊपरी माने होता है सबसे ऊपर, ऊपरी ऊपरी माने क्या हो गया सबसे ऊपर। वाक्य लिखता हूं आपके लिए, संसार के सबसे ऊपर, संसार के सबसे ऊपर हरि है। दोस्तों संसार की संस्कृत हो जाएगी लोकम, सबसे ऊपर का मतलब ऊपरी ऊपरी, और हरि का मतलब हरि है का मतलब अस्ति, लोकम ऊपरी ऊपरी हरि अस्ति। सेंटेंस नंबर 2 अधो अधय का मतलब सबसे नीचे होता है। अधो अधय का मतलब क्या होता है दोस्तों सबसे नीचे, अधो अधय सबसे नीचे। संसार के सबसे नीचे पाताल है। दोस्तों संसार एक आधार हो गया, मान के चलिए ये संसार है, इसके सबसे ऊपर बात करें तो भी भगवान है, सबसे नीचे बात करें तो क्या आ रहा है पाताल आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ हरि का और यहाँ पाताल का आधार कौन हो गया संसार, तो आधार में कौन लगेगी कर्म कारक होगा, द्वितीय व्यक्ति लगेगी। आधार में कर्म कारक या द्वितीय व्यक्ति लगेगी। तो ये चीज समझते हुए चलना है।
सेंटेंस को बनाते हैं साथियों। संसार की संस्कृत लोकम हो जाएगी क्योंकि द्वितीय लगनी है। सबसे ऊपर और सबसे नीचे दिया हुआ है, सबसे ऊपर सबसे नीचे के कारण संसार में द्वितीय लग रही है। तो लोकम सबसे नीचे की संस्कृत होती है अधो अधय, अधो अधय पातालम अस्ति, लोकम अधो अधय पातालम अस्ति। मित्रों नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3 को लेकर, तो अध्यधि माने सबसे ऊपर होता है। अध्यधि का मतलब होता है सबसे, अध्यधि का मतलब हो गया सबसे ऊपर। तो ऐसे मैं कह दूं दोस्तों, मेरे सबसे ऊपर, मेरे सबसे ऊपर, ऊपर अंतरिक्ष है। दोस्तों सबसे ऊपर अंतरिक्ष है, तो मैं आधार हो गया, और मैं यदि आधार हो गया है तो दोस्तों मेरी संस्कृत होगी माम, सबसे ऊपर की संस्कृत अध्यधि, अध्यधि व्योमा, व्योमा अस्ति। मेरे सबसे ऊपर क्या है? अंतरिक्ष है। दोस्तों अब हम लोग बात करें सर्वतः, तो सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। जैसे मान के चलिए मैं खड़ा हूं और मेरे सभी ओर बात करें तो दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह से क्या है? पर्यावरण है। तो सेंटेंस को बना सकता हूं मैं, जैसे मैंने कह दिया मेरे हमारे सभी ओर, हमारे, ये चौथा वाक्य लिख रहे हैं, हमारे सभी ओर पर्यावरण है, हमारे सभी ओर पर्यावरण है। ये सेंटेंस हम लोग बना के दे रहे हैं साथियों। तो हमारे की संस्कृत हो जाएगी क्या? देखिए अस्मत् के रूप चलाएंगे, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम बतावाभ्यम अस्मत् मम आभ्यो अस्माकम मय्याभ्यो अस्मासु। तो साथियों बताओ द्वितीय में रूप बनाएंगे तो अस्मत् का द्वितीय बहुवचन रूप क्या बनेगा? अस्मान। क्योंकि हमारे, हमारे का मतलब हम सबके, सभी ओर ये अव्यय का अर्थ है और पर्यावरण की उपस्थिति बता रहा है। तो दोस्तों सभी ओर की वजह से इस हमारे में द्वितीय का बहुवचन लगेगा, तो ये हो जाएगा अस्मान सर्वतः पर्यावरणम अस्ति। मित्रों यहां से बात पूरी नहीं होती, बात तो अभी बहुत आगे तक चलनी है, लेकिन हमने जो चीजें आपको बताई हैं, अवतय प्रत्यय उभयतय समया निक्सा हादिक प्रतियोगे अपनी बात करी थी, अध्यधि ऊपरी ऊपरी अधो अधय और सर्वतय को लेकर हमने जो बात करी दोस्तों, अंतरा अंतरेण को लेकर बात करी, तो ये सारे के सारे अव्यय पद हैं और इन अव्यय पदों को उपपद विभक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपपद विभक्ति। अधिसिंह स्थासाम कर्म है, ये भी उपपद विभक्ति का नियम है दोस्तों। तो कहने का मतलब जहां पर विभक्ति कोई दूसरी लगे और किसी कारणवश दूसरी करनी पड़े तो उसको उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो मित्रों ये सारी उपपद विभक्तियां हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे इसी में एक नियम है, नियम नंबर नेक्स्ट, कालाध्वनो रत्यंत संयोगः। दोस्तों काल प्लस अध्वन प्लस अत्यंत संयोग, समझिए बात को, काल प्लस अध्वन प्लस अत्यंत, अत्यंत संयोग, अध्वने, अध्वन वो अत्यंत संयोग है, ठीक है ऐसे कर लो। तो दोस्तों लिखिए कालवाची एवं मार्गवाची, कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में अत्यंत समीपता
समीपता का भाव होने पर क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कैसे हो रही है दोस्तों कर्म संज्ञा? यहां लिखा हुआ है कालवाची और मार्गवाची शब्दों की बात करी जा रही है, तो उसकी समीपता का भाव होने पर क्रिया का आधार जो होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। मित्रों कर्म संज्ञा जब होगी तो द्वितीय लगेगी सीधा सा। काल और मार्ग का मतलब जैसे मैंने कह दिया कि कोई मार्गवाची शब्द हो जाए या कोई समयवाची शब्द हो जाए, दोनों की समीपता होने पर तो कालवाची जो होगा या तो उसमें या मार्गवाची होगा उसमें, दोनों में द्वितीय व्यक्ति लग सकती है। तो जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, नदी कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है, नदी कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है। नदी है, कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है साथियों, तो नदी की संस्कृत हो जाएगी नदी कोस भर। ये आपका जो दूरीवाची शब्द हो गया, मार्गवाची हो गया, तो क्रोशम, और टेढ़ी मेढ़ी है इसका हो जाएगा कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला। तो ये जो क्रोशम है दोस्तों ये मार्गवाची शब्द हुआ और इसमें आपकी कर्म संज्ञा हो गई है। अब यदि हम लोग इसको कालवाची शब्द में लेके चलें तो कालवाची शब्द में क्या हो जाएगा, देखिए मासम अधीते, सेंटेंस लिख दिया मासम अधीते, मतलब इसका भावार्थ हो जाएगा साथियों महीने भर से पढ़ रहा है। तो पढ़ाई का काम 1 महीने से चल रहा है, तो दोस्तों यहां पर समयवाची शब्द की समीपता हो रही है, इसलिए मासम में द्वितीय लग गई, या क्रोशम में द्वितीय लग गई, या मासम में द्वितीय लग गई। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। काला ध्वनि अत्यंत संयोगी नियम से मार्गवाची और आपका समयवाची हो गया और मार्गवाची हो गया, दोनों आपके जो कोई भी पद आ जाए तो उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान करेंगे। साथियों अब हम आपको बता के चलें कि द्वितीय विभक्ति के संदर्भ में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बात हो सकती है मैंने आपको लगभग कर लिया है पूरा। मित्रों अब हम लोग बढ़ते हैं तृतीय विभक्ति की तरफ। हालांकि बात तो बहुत है अभी यहाँ बाकी कारकों में। बात करें तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लेकर हम जब बात करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा में जब हम लोग कारक पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहां पर नियम हमारे और भी बचते हैं, लेकिन थर्ड ग्रेड के लायक जो नियम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। रीट परीक्षा सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, कोई सा भी हो, उसमें केवल यहीं से बात पूछता है। मित्रों आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट तृतीय विभक्ति करण कारक। तृतीय विभक्ति करण कारक, और करण का चिन्ह होता है दोस्तों से या के द्वारा, से या के द्वारा। तृतीय विभक्ति है फ्रेंड्स, करण कारक है, से या के द्वारा इसका चिन्ह हो जाएगा। समझो बात को। सेंटेंस हमने बना के लेने हैं। पहले तो हम लोग ये पूछे कि करण क्या होता है, तो सवाल हमारा है करण किसे कहते हैं। ये हमारे सामने एक समस्या हो गई दोस्तों। हालांकि इस करण के विषय में मैं आपको अवस्थी कंपटीशन क्लासेस के मंच से सबसे पहली क्लास जो हुई थी उसमें बता चुका था, क्योंकि करण शब्द का प्रयोग व्याकरण शब्द में हुआ है, और व्याकरण में मैंने आपको बताया कि व्याकरण में व्या का मतलब होता है व्याक्रिया करना, व्युत्पाद्य करना, और करण माने होता है साधन। तो व्याक्रिया करने का साधन या व्युत्पाद्य करने के साधन को अपन व्याकरण बोलते हैं। तो करण का मतलब साधन मैंने बता दिया है दोस्तों। लक्ष्य लक्षण व्याकरण नियम जो मैंने पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको करण का मतलब समझाया था। तो करण का मतलब होता है दोस्तों साधन। अब साधन होता है तो इसका लक्षण क्या होगा? इसका लक्षण होता है मित्रों साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। मतलब सीधा सा यह है
कि साधक तमम करणम का, कि जहां किसी कार्य को करने में किसी को माध्यम बनाया जाए, किसी साधन विशेष से कोई कार्य संपन्न कराया जाए, तो दोस्तों उसकी करण संज्ञा हो जाती है। तो अपन यहां लिखेंगे क्या, जब किसी कार्य की सिद्धि में, जब किसी कार्य की सिद्धि में कोई अवयव या घटक अत्यंत सहायक सिद्ध हो, अत्यंत सहायक सिद्ध हो, तो उसकी करण संज्ञा होती है, तो उसकी करण संज्ञा होती है। दोस्तों जब किसी कार्य की सिद्धि में कोई अवयव या घटक अत्यंत सहायक सिद्ध हो तो उसकी कौन सी संज्ञा होती है, करण संज्ञा। अब करण संज्ञा जब उसकी हो जाती है मित्रों, तो यहां से एक बात और आपको सीखनी है कि करण के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी। तो दोस्तों वहां पे भी आ जाओ, अब विभक्ति की बात कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो वो बात सीख लें कि करण का कैसे भाव निकालना है। जैसे मैं लिखता हूं अध्यापक कलम से लिख रहा है। दोस्तों आपके सामने अध्यापक है और आपके डिजिटल बोर्ड पर लिखने का कार्य किससे हो रहा है, कलम से। तो अध्यापक कलम से लिख रहा है, यानी कि अध्यापक तो हो गया कर्ता, कलम से लिख रहा है हो गई दोस्तों क्रिया। अब ये जो बीच में बचा हुआ पद जो कलम से है, ये क्या होता है दोस्तों, करण होता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग लकार परिचय के अंतर्गत और बात करें तो धातु रूपों के अंतर्गत हम लोगों ने थोड़ी सी बात सीखी थी, क्या कि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की लगा दो, कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन की, द्विवचन का है तो द्विवचन की। कर्ता प्लस क्रिया का प्रयोग सीखा था। जब हम लोग कारकों की तरफ बढ़े थे तो द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक के अंतर्गत हमने कर्म को वाक्य के अंतर्गत निहित करना सीखा था कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया का भाव बनाएंगे, तब जाके वाक्य हमारा सार्थकता की ओर चलेगा। कर्ता और क्रिया जहां पे काम में ला रहे थे वो वाक्य आपके अकर्मक हो रहे थे, और जहां कर्म काम में लेके आ गए वो वाक्य आपके सकर्मक हो गए। दोस्तों अकर्मक और सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को हम वाच्यों के अंतर्गत पढ़ेंगे। जहां अकर्मक क्रिया होगी वहां वाक्य भाववाच्य को बनाएंगे, और जहां सकर्मक क्रिया होगी वहां वाक्य कर्मवाच्य को बनाएंगे। तो ये सारी चर्चाएं हम लोग वाच्यों में भी करने वाले हैं। फिलहाल अब हम करण का प्रयोग करना सीखेंगे कि वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ में करण को कैसे प्रयोग में लाना चाहिए। तो दोस्तों अध्यापक लिख रहा है किससे, कलम से। तो मैंने लिखा है आपको, जब किसी कार्य की सिद्धि में कोई अवयव या घटक अत्यंत सहायक सिद्ध हो तो उसकी अपन करण संज्ञा करेंगे। सहायक कौन से दोहरा लिखने कार्य में, कलम। तो कलम एक साधन हो गया। अगर मैं यहाँ पे उंगली से लिखूं तो उंगली से लिख जाएगा बेशक, लेकिन ये उंगली हर जगह काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पर ब्लैक बोर्ड होता, श्यामपट होता, तो मेरी उंगली काम नहीं करती, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ स्पर्श मात्र से भी काम हो रही है। तो अब हमको लिखना क्या है कि जो करण हमारा हो गया उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी। तो वापस से बात पे आ जाओ, करण के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो नियम है हमारा कर्तरी करणयो तृतीया, कर्तरी करणयो तृतीया, ये हमारा एक नियम निकल के आता है। दोस्तों नियम में हमसे बात क्या करी है कि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता व करण में कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता व करण में तृतीय विभक्ति का विधान होता है। तृतीय विभक्ति का विधान होता है।
दोस्तों मैंने आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता जो बताया था, उस कर्ता का नाम दिया था मैंने क्या, अनुक्त कर्ता। और अनुक्त कर्ता में तृतीया लगती है, ऐसा मैंने कर्ता कारक के अंतर्गत बता दिया था। बात वही आ गई है। अब कर्तरीकरणयो तृतीया, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता जहां होगा उसको अपन तृतीय व्यक्ति में लगाएंगे, और करण जो होता है करण, उसमें भी अपन तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कर्मवाच्य और भाववाच्य का क्या होना चाहिए, कर्ता, एक तो कर्ता में, दूसरा हम लोग करण में कौन सी व्यक्ति लगाते हैं, तृतीया लगाते हैं। तो कैसे लगेगी तृतीया, देखो दोस्तों, वाक्य आपका राम के बाण से बाली मारा गया। राम के बाण से बाली मारा गया। दोस्तों राम के बाण से बाली मारा गया है, तो राम के बाण से बाली मारा गया। पद परिचय करो इसका। पद परिचय करते हैं तो राम के या राम के द्वारा, तो ये जो के द्वारा या के आ रहा है दोस्तों, तो ये अनुक्त कर्म हो गया, सॉरी अनुक्त कर्ता हो गया। तो सबसे पहले ये तो हो गया अनुक्त कर्ता। बाण से ये हो गया करण। बाली ये हो गया आपका कैसा साहब, कर्म, कौन सा कर्म, उक्त कर्म। और मारा गया ये हो गई आपकी क्रिया। तो साथियों अनुक्त कर्ता हो गया राम के द्वारा, बाण से हो गया करण, उक्त कर्म हो गया बाली, और मारा गया हो गई क्रिया। तो अब इनका हम लोग प्रयोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को बना के देखेंगे। राम के द्वारा, तो राम के द्वारा तृतीय लगाओ, रामेड हो गया। बाण से तो ये हो गया बाणेन। राम के द्वारा बाण से तो रामेड बाणेन। बाली प्रथमा में आ जाओ, बाली ही। मारा गया हतः, तो रामेड बाणेन बाली हतः। दोस्तों इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रामेड बाणेन हतो बाली। अगर आप इसको क्रिया को पहले का और उक्त कर्म को बाद में ले आते हैं तो भी ये सही है, क्योंकि यहाँ पे उत विसर्ग संधि से हते का हतो बन गया है। तो रामेड बाणेन हतो बाली, क्योंकि एग्जाम में रामेड बाणेन बाली हते ऐसे भी आ सकता है, रामेड बाणेन हतो बाली ऐसे भी आ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करण और आपके किसमें, कर्ता में कौन सी लग रही है, तृतीया। तो देखो यहाँ कर्ता में भी तृतीया लग रही है, क्योंकि ये कर्ता आपका अनुक्त है, और यहाँ जो आपका ये क्या है करण, तो करण में भी तृतीया लग रही है। किस नियम से दोस्तों, कर्तरीकरणयो तृतीया नियम से। अच्छा एक बात और मैंने बताई थी, जब मैं आपको प्रत्यय प्रकरण पढ़ा रहा था तब मैंने क्यत्वतु प्रत्यय के अंतर्गत एक बात बताई थी आपको कि क्यत्वतु प्रत्यय आपका आता है केवल कर्तृवाच्य में, और क्यत प्रत्यय आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो दोस्तों हते में आपका क्यत प्रत्यय लगा हुआ है हन धातु के साथ। मतलब वापस से हम लोग एक सेंटेंस और बनाते हैं। ये तो पहला हो गया, दूसरा ले लो। कृष्ण के चक्र से, कृष्ण के चक्र से शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल मारा गया। बड़ा लाजवाब सेंटेंस है दोस्तों। यह आपका महाभारत से संबंध रखने वाला वाक्य है, और आपको पता है जब राजसूय यज्ञ कर रहे हैं कौन, युधिष्ठिर, तब कृष्ण भगवान वहां पे आते हैं और 100 गालियां देने का अभिशाप प्राप्त होता है किसको, शिशुपाल को। कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि शिशुपाल जिस दिन तू 100वीं गाली मुझे देगा मैं तुझे मार डालूंगा। तो वो राजसूय यज्ञ के दौरान जब वहां पे आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का अनादर करता है, गालियां देता है उसको, और वो उसको सुदर्शन चक्र चला के उसकी गर्दन काट देते हैं। तो कृष्ण के द्वारा चक्र से, तो कृष्ण के चक्र से का मतलब हो गया कृष्ण के द्वारा चक्र से। तो यहाँ पर कृष्ण जो है दोस्तों वो करता है कौन सा, अनुक्त करता। तो यहां हो जाएगा कृष्णेन, चक्र हो गया करण, तो चक्रेण। मारा कौन गया, शिशुपाल हतः। दोस्तों ये प्रसंग जो दूसरा पहला वाला प्रसंग है, ये रामायण काल का प्रसंग है और ये महाभारत काल का प्रसंग है। रामायण काल में जब आपको पता है बाली
बाली जो है आपका किसको, सुग्रीव को भगा देता है, उसकी पत्नी को अपना लेता है एक तरह से। और बात करें तो उसको मारे मारे छोड़ता है, तो भगवान श्री राम की शरण में आता है कौन, सुग्रीव। तब सुग्रीव धोखे से मारते हैं, सॉरी बाली को धोखे से मारते हैं भगवान, पेड़ की आड़ में, ताड़ वृक्ष के पेड़ की आड़ में। मित्रों अगला सेंटेंस आपका, अगला नियम, हम नियम की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमने आपको साधक तमम करणम पढ़ लिया, कर्तृकण्यो तृतीया पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग ये नांग विकार नियम के लेके। ये नांग विकार, दोस्तों नियम हमसे क्या कहता है, अंग विकार के योग में, अंग विकार के योग में जिस अंग में विकार होता है, अंग विकार के योग में जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। दोस्तों अंग विकार की बात करी जा रही है, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया व्यक्ति लगाएंगे। कौन सी व्यक्ति लगाएंगे, तृतीया, और तृतीया व्यक्ति के साथ में करण कारक का प्रयोग होगा। समझ गए बात को। दोस्तों सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं, जैसे आंख से काना, आंख से काना, सेंटेंस नंबर 1 ले लिया मैंने, आंख से काना। दूसरा जैसे मैं कह दूं दोस्तों आंखों से अंधा, आंखों से अंधा। मित्रों ऐसे मैं कह दूं सिर से गंजा, सिर से गंजा। तो इनको हम बना के देखते हैं। आंख से काना, मान के चलिए व्यक्ति की 2 आंखें होती है और एक आंख से यदि कोई काना है, तो आंख से काना यानी कि अक्षण शब्द के रूप चलाएंगे, तो यहाँ पर आए दो विसर्गी नियम लगाएंगे, क्योंकि हलंत शब्दों के रूप बनाने का तरीका होता है आए दो विसर्गी। तो अक्षिण के रूप बनाएंगे तो अक्षणा, अक्षड़े, अक्षणे, अक्षड़, अक्षणी, ऐसे रूप बनेगा। तो तृतीया में हो जाएगा अक्षणा, और एक आंख है तो अक्षणा कांड। दोस्तों आंखों से अंधा, तो 2 आंख होती हैं, तो अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभी, तो अक्षिभ्याम हो जाएगा अक्षिभ्याम अंध। दोस्तों सिर से गंजा, सिर से गंजा यानी कि मेरी तरह बाल जिसके कम हो, दोस्तों उसको अपन गंजा भी कह सकते हैं। तो यार सिर के रूप चलेंगे तो सिर, सिरसी, सिरांसी, तो सिर भी आपका सिरस शब्द से बन के आया है, सकारांत हलंत रूप है, और इसमें भी आए दो विसर्गी लगाना है, तो सिरसा रूप बन जाएगा तृतीया का एक वचन, सिरसा। जैसे मूल पद आपका सिरस होता है ऐसे, और सिरस में हम लोग आए दो विसर्गी नियम लगाएंगे, तो सिरस में आ जोड़ने से सिरसा रूप बनेगा ऐसे। दोस्तों सिरसा खलवाट, सिरसा खलवाट। अगले पेज पर आगे के और वाक्य हम ले लेते हैं, जैसे कि वाक्यों में हम लोग बढ़ेंगे। जैसे पैर से लंगड़ा है, पैर से अशक्त है, कानों से बहरा है। पैर से लंगड़ा, पैर से अशक्त, पैर से अशक्त, कानों से बहरा, कानों से बहरा। हाथ से लुंज, हाथ से लुंज। दोस्तों ऐसे भी और सेंटेंस आपके बन जाते हैं, जैसे कमर से कुबड़ा, कमर से कुबड़ा।
या कुबड़ी लिख सकते हैं। कमर से कुबड़ा या कुबड़ी हो जाएगा दोस्तों। जैसे मैं कह दूं आपसे, मुख से गूंगा, मुख से गूंगा, ये अंग विकारों के लिए नियम आपके बन के आ रहे हैं। तो पैर की बात आ रही है दोस्तों, एक पैर है तो पादेन आ जाएगा, और पादेन लंगड़ा है तो लंगू, पादेन लंगू। ठीक है दोस्तों, पैर से लंगड़े के लिए संस्कृत क्या बन जाएगी, पादेन लंगू बन जाएगी। और अगर लंगू नहीं लिखना चाहते हो तो आप खंजे भी लिख सकते हैं, पादेन लंगू या खंजह, और वाह लगा देंगे। वाह का मतलब दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, लंगू लगा दो चाहे खंजे लगा दो। पैर से असक्त, ये असक्ता लिख दिया है, गलत लिख गया है, पैर से असक्त हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों पैर से असक्त है तो पादेन असक्त, यानी किसी का पैर कटा हुआ है तो वो असक्त हो जाएगा। कान दो होते हैं दोस्तों, तृतीया के द्विवचन में जाओ, कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम, बहरा तो है बधिर है, कर्णाभ्याम बधिर है। दोस्तों हाथ से लुंज है तो हस्तेन लुंजा हो जाएगा, हस्तेन लुंजय। मैंने कहा ना जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया लगाएंगे। तो जिन जिन अंगों में विकार है वहां पर से चिन्ह आ रहा है, से का मतलब करण, तो करण का मतलब हम लोग अंग विकार के योग में ले जाएंगे। कमर से, तो दोस्तों कमर को संस्कृत में कटी बोलते हैं, और कटी के रूप चलाएंगे तो कट्या, ऐसे कट्या कुब्ज, मतलब कमर से कुबड़ा या कुबड़ी। मुख, मुख बोलते हैं मुखेन, और दोस्तों मुके माने होता है क्या, गूंगा, तो मुखेन मुके हो जाएगा। इस तरीके से आप अंग विकार वाले वाक्यों को पढ़ सकते हैं मित्रों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं आपके लिए सहयुक्त अप्रधाने नियम की तरफ। सहयुक्त अप्रधाने, सहयुक्त अप्रधाने। दोस्तों सह माने, साकम माने, सार्धम माने, समम माने, इन सब का मीनिंग होता है क्या, साथ में। सह, साकम, सार्धम, समम सबका मतलब क्या हो जाता है, साथ में। उक्त सभी अवयवों के योग में अवयवों के योग में जिसके साथ साथ जाने या करने का भाव हो, जाने या कुछ काम करने का भाव हो, जाने या करने का भाव हो, वहां तृतीय व्यक्ति करण कारक लगता है। तृतीय व्यक्ति करण कारक लगता है। दोस्तों जैसे कैसे लग जाएगा तृतीय व्यक्ति करण कारक, जिसे मैं कह दूं पिता पुत्र के साथ दिल्ली जाता है, दोस्तों पिता जा रहा है, मैंने बोला ना सह, साकम, सार्धम, समम, इन चार अंकों मतलब क्या है, साथ में। तो उक्त सभी अवयव के योग में जिसके साथ जाने या करने का भाव हो, तो किसके साथ जा रहा है, पुत्र के साथ, तो जिसके साथ जाएगा तो उसी में तृतीया लगाएंगे। तो जा कौन रहा है दोस्तों, पिता जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा पिता पुत्रेण सह, दिल्ली जा रहा है तो दहलीम जाता है, गच्छति। पिता पुत्रेण सह दहलीम गच्छति,
पिता पुत्र के साथ दिल्ली जाता है। अगले और 2-4 सेंटेंस यहाँ पे बना के देखते हैं। जैसे नंबर 2 हम लोग लिखेंगे, पुत्री माता के साथ मंदिर जाती है। दोस्तों पुत्री के लिए संस्कृत क्या हो जाएगा? पुत्री लिख दो सीधा, क्योंकि नदी नद्यो नद्य, पुत्री पुत्र्यो पुत्रे ऐसे रूप बन जाएगा। और यदि आप पुत्री नहीं लिख रहे तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा बताओ? पुत्री माता के साथ जा रही है तो माता में तृतीया लगाओ, मात्रा। साथ की संस्कृत हो गई साकम, और मंदिर की हो गई देवालयम, और जाती है गच्छति। सेंटेंस बदल देता हूं दूसरा साथियों। सीता राम के साथ बन को गई, सीता राम के साथ बन गई। दोस्तों कर्ता कौन हो गया आपका? सीता। किसके साथ जा रही है? राम के, तो सीता रामेण सार्धम, रामेण सार्धम वन को जा रही है तो वनम अगच्छत। फ्रेंड्स आगे बात करें, एक चौथा और फाइनल सेंटेंस आप देख लेते हैं। जैसे कि छात्रा अध्यापक के साथ बाजार नहीं गई। दोस्तों थोड़ा नेगेटिव में ले लेते हैं इसको। तो छात्रा एक वचन है तो छात्रा अध्यापकेन साकम। बाजार की संस्कृत हो जाएगी आपड़म, ना अगच्छत नहीं गई। दोस्तों ये आपका संयुक्त अप्रधाने वाला नियम हो गया। हमने आपको सबसे पहले कौन सा पढ़ाया? साधक तमम करणम। दूसरा फिर हमने कौन सा पढ़ाया साथियों? कर्तृकर्णयोः तृतीया। फिर आपका अंग विकार वाला ले लिया है, फिर आपका ये ले लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, नेक्स्ट अगला नियम लेकर, वो है प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम अगला नियम है हमारा, प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिव्य उपसंख्यानम। दोस्तों प्रकृति आदि शब्दों के बारे में बात कर रहा है, प्रकृति आदि भी उपसंख्यानम। समझो बात को, प्रकृति स्वभाववाची, प्रकृति या स्वभाववाची शब्दों के बारे में बात कर रहा है। यानी कि जब प्रकृतिवाची स्वभाववाची शब्द जो होंगे शब्दों के योग में, प्रकृति या स्वभाववाची शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति करण कारक लगता है। तृतीय विभक्ति करण कारक लगता है। तो प्रकृति या स्वभाववाची शब्द जो होंगे उनमें हम तृतीय विभक्ति करण कारक की बात करते हैं मित्रों। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं स्वभाव से सुंदर, स्वभाव से सुंदर, किसी का स्वभाव बिहेवियर इतना अच्छा है कि वो सुंदर लगने लगे। दोस्तों स्वभाव से सुंदर को लेके हम बात करें तो स्वभाव की संस्कृत हो जाएगी स्वभावेन, तृतीय लगनी है इसमें। सुंदर का मतलब होता है चारु, तो स्वभावेन चारु, क्या संस्कृत बन के आ जाएगी? स्वभावेन चारु। और स्वभाव को हम लोग प्रकृति भी बोलते हैं दोस्तों, तो इसका एक दूसरा मीनिंग प्रकृत्या चारु भी हो जाएगी, प्रकृत्या चारु ऐसे। मित्रों आगे हम बात करें, अगले अन्य उदाहरणों की तरफ बात करते हैं। तो अन्य उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि मैं कह दूं
ये स्वभाव है, कोई व्यक्ति सीधा जाता है तो सीधा जा रहा है, सीधा सीधा मतलब हो गया समेन, समेन जा रहा है। तो जाने की संस्कृत होती है क्या दोस्तों? एति माने होता है आना और याति माने होता है जाना। तो याति भी लगा सकते हैं और एति भी लगा सकते हैं। समेन एति याति वा, यानी कि सीधा जाता है, सीधा जा रहा है। समेन याति कह सकते हैं, समेन एति भी कह सकते हैं। मित्रों आगे हम बात करें, विपरीत जाता है, विपरीत जाता है। ये इसका स्वभाव है कि कोई व्यक्ति उल्टा ही चलता है हमेशा, तो विपरीत जाता है तो हो जाएगा विषमेन, विषमेन एति या याति, कुछ भी लगा दो इस तरीके से। मित्रों नेक्स्ट हम बात करेंगे समेन एति, विषमेन एति हो गया। ऐसे ही सुख से जाता है, दुख से जाता है, सुख से जाता है। कोई कोई व्यक्ति जल्दी नहीं चलता, तरीके से चलता, आराम से चलता है, तो उसका स्वभाव कैसा हो गया? सुख से चलने का। तो ये हो जाएगा सुखेन गच्छति भी लगा सकते हैं आप लोग। मित्रों एक बात सुन लेना, गच्छति माने जाना, ये आप लोग पहले से जानते हैं। याति माने जाना और एति माने जाना ये आप नहीं जानते हैं। तो गच्छति जो हो गया वो तो हो गया क्या आपका? बताओ, कोई चीज जानकारी में हो गई हम लोग, मतलब सीधी सी बात है, उसको हम पहले से जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो यहां पर कौन सा शिक्षण सूत्र काम कर रहा है? ज्ञातात अज्ञातम प्रति। ज्ञात क्या है हमारा? गच्छति, और अज्ञात का है एति और याति। तो ज्ञातात अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्र आपका काम कर रहा है। ज्ञातात अज्ञातम प्रति, यानी गच्छति क्रियापद से हम लोग एति और याति क्रियापद का ज्ञान जान रहे हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र हमारा अप्लाई हो जाता है इस जगह। जैसे मान के चलिए सूर्य की संस्कृत होती है क्या? सूर्य ही होती है। और मैं कह दूं दिनेश, तो सूर्य शब्द से दिनेश का ज्ञान करना, ये ज्ञात से अज्ञात की बात हो गई। जैसे मैं कह दूं धरती को बोलते हैं धरा, और मैं कह दूं वसुधा या वसुंधरा, तो दोस्तों धरा से वसुधा या वसुंधरा का ज्ञान होना, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर काम करने वाला बात होगी। मित्रों अब हम लोग कहते हैं नेक्स्ट अपने से चौथा, अपने से चौथा या अपने से छठा या अपने से दसवां। मैं खड़ा हूं, मेरे से चौथे नंबर की बात करी जा रही, तो आधार कौन हो गया? मैं। तो दोस्तों प्रकृति की बात आ रही है, स्वभाव स्थान व्यवहार की बात आ रही है, तो आत्मना चतुर्थ इसका क्या हो जाएगा? सेंटेंस का हिंदी अनुवाद संस्कृत अनुवाद बन जाएगा आत्मना चतुर्थः। ये प्रकृत्यादि विभव संख्या का नाम। और भी सेंटेंस को हम लोग आगे लेते हैं, तो यहां इसी में हम लोग एक वाक्य और बढ़ा देते हैं क्या? जैसे मैं कह दूं मीरा स्वभाव से चंचल है, मीरा स्वभाव से चंचल है। दोस्तों मीरा नाम की कोई लड़की या महिला है, वो स्वभाव से चंचल है, तो क्या बन जाएगा? मीरा प्रकृत्या ऑब्लिक स्वभावेन, और चंचल के लिए क्या हो जाएगा? पटु, पटु अस्ति, पटु हो जाएगा। चंचल के लिए चपल हो जाएगा, चपल भी कह सकते हैं, या चपला हो सकती, चपला भी कर सकते हैं अपन, चपला अस्ति भी कह सकते हैं। दोस्तों ये सेम लिख दिया जाएगा इस तरीके से। कहने का मतलब हमारा तृतीया के अंतर्गत ये प्रकृत्यादि विभव संख्या नाम भी पूरा हो चुका है। आगे हम लोग बात करेंगे मित्रों, नेक्स्ट नियम है हमारा अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया नियम को लेके बात करेंगे। अपवर्गे तृतीया नियम हमसे क्या कहता है? यहां पर हमने जो काला ध्वनि अत्यंत संयोग पढ़ा था ना, उस नियम में और इस नियम में थोड़ी सी समानता है। वहां हमने आपसे बात करी थी द्वितीया के अंतर्गत के मार्गवाची और समयवाची शब्द की समीपता होने पर आधार में क्या लगाएंगे? द्वितीया। तो दोस्तों यहां भी आपका समयवाची शब्द जो होगा
उसकी समानता होगी, उसकी बिल्कुल घनिष्ठता होगी, बात करें तो अत्यंत निकटता होगी, लेकिन वहां पे तो फल प्राप्ति नहीं हो रही थी, यहां पे फल प्राप्ति का योग अगर होगा तो तृतीया लग जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मार्गवाची एवं समयवाची शब्दों की समीपता, शब्दों की समीपता या घनिष्ठता रहने पर, घनिष्ठता रहने पर यदि किसी फल की प्राप्ति हो, यदि किसी भी फल की प्राप्ति हो, तो दोस्तों तो मार्गवाची या मार्गवाची या समयवाची शब्द में तृतीया व्यक्ति करण कारक लगता है, तृतीया विभक्ति करण कारक लगता है। दोस्तों कैसे लगता है तृतीय व्यक्ति करण कारक? देखो, जैसे मैंने कह दिया उसने महीने भर में महाभारत पढ़ लिया। दोस्तों हमने काला ध्वनि अत्यंत संयोग में बोला था कि वो महीने भर से पढ़ रहा है, तो दोस्तों वहां पे वाक्य बना था हमने मासम अधीते। अब यहां पे लिख रहे हैं उसने महीने भर में क्या पढ़ लिया? महाभारत। तो महाभारत पढ़ने का उसको फल मिल गया, महाभारत पढ़ने की उसको क्या हो गया? फल मिल गया। तो फल की प्राप्ति होने पर अपवर्गीय नियम लगता है, और अपवर्गीय नियम में जो समयवाची शब्द है उसमें अपन तृतीया लगा देंगे। तो दोस्तों सेंटेंस बनेगा सह मासेन, तृतीया का रूप, क्योंकि समयवाची शब्द है तो इसमें तृतीया लगेगी। मासेन महाभारतम, महाभारतम अधीते, सह मासेन महाभारतम अधीते। तो ये मासेन जो है ना, इसमें अपवर्गीय तृतीया से तृतीया का विधान हुआ है। मित्रों दूसरा नियम, उमा 10 दिनों में निरोगी हो गया, उमा 10 दिनों में निरोगी, निरोगी हो गया। भाइयों उमा को मान के चलिए जुकाम खांसी कुछ बीमारी हुई थी, अब 10 दिन बाद वो क्या हो गया? निरोगी हो गया। तो सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? उमा 10 दिन, ये आपका समयवाची शब्द हो गया। 10वीं दिनई, 10वीं दिनई निरोगी की संस्कृत होती है आरोग्यम, और हो गया लब्धवान। उमा 10वीं दिनई आरोग्यम लब्धवान। तो दोस्तों यह सीधा सीधा सा मतलब कि मार्गवाची या समयवाची शब्द की समीपता होने पर यदि किसी फल की प्राप्ति हो तो आपको निश्चित रूप से मैंने बताया कि कौन सा लगता है? तृतीय व्यक्ति करण कारक लगता है। अगले नियम में आ जाओ साथियों, आपको ये नियम ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे सेंटेंस है हमारा, जब किसी लक्षणवाची शब्द से, जब किसी लक्षण विशेष से, सॉरी लक्षण विशेष से किसी की पहचान हो, किसी की पहचान हो तो लक्षणवाची शब्द में, लक्षणवाची शब्द में
तृतीय व्यक्ति करण कारक का विधान होता है। साथियों, तृतीय व्यक्ति करण कारक का विधान हो रहा है कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि काला कोट और काला पैंट पहनना किसकी पहचान है दोस्तों? वकील की। काली टाई लगी हो, काला कोट पैंट पहन रखा हो तो वकील की पहचान होती है। दोस्तों आपने देखा होगा खाकी वर्दी कोई पहनता है तो पुलिस की पहचान होती है। सफेद वस्त्र कोई पहनता है तो चिकित्सक की पहचान होती है। ऐसे ही किसी लड़के के बाल अगर लंबे हों तो पहचान लड़के की नहीं होगी, किसकी होगी? लड़की की। मतलब लंबे बाल किसकी पहचान है? लड़की की। जैसे मान के चलिए कोई पोशाक पहनता है विद्यालय की, तो विद्यालय की पोशाक विशेष से कोई छात्र या छात्रा प्रतीत होता है। तो दोस्तों ऐसे ही किसी लक्षणवाची शब्द से पहचान करनी है किसी की हमको। आ जाओ बात पे। सेंटेंस नंबर 1, जैसे मैं कह दूं गणवेश से छात्र, गणवेश से छात्र। दोस्तों गणवेश पहन रखी है किसी ने तो लक्षणवाची शब्द क्या हो गया? गणवेश हो गया। तो गणवेशेन, छात्र है तो छात्र है। मित्रों अगला हम बात करें, जैसे शिखा से, सॉरी चोटी से करूं, शिखा नहीं करूंगा, चोटी से पंडित। चोटी से पंडित, मान के चलिए किसी के सिर पर लंबी वाली चोटी विराजमान हो रही है और दोस्तों बाल उसके छोटे छोटे हैं, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? शिखया। क्या हो जाएगा? शिखया पंडितः, शिखया पंडितः। दोस्तों शिखा से पंडित प्रतीत हो रहा है। जैसे हम कहते हैं जनेऊ से, जनेऊ से ब्राह्मण। भैया जनेऊ से ब्राह्मण मतलब जनेऊ अगर किसी ने धारण कर रखा है तो हमारे दिमाग में एक पहचान बन जाती है कि जनेऊ अगर पहन रखा है तो निश्चित ही पंडित होगा। तो दोस्तों जनेऊ की संस्कृत होती है यज्ञोपवीतेन, यज्ञोपवीतेन विप्रह, यज्ञोपवीतेन विप्रह मतलब जनेऊ से ब्राह्मण। दोस्तों आपको पता है ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो नाम के ब्राह्मण होते हैं, एक कर्मकांडीय ब्राह्मण होते हैं। तो नाम के ब्राह्मण तो केवल अपने नाम के पीछे शर्मा लगा लेते हैं, बस खुश हो जाते हैं। एक ब्राह्मण वो होते हैं जो कर्मकांडीय होते हैं, कहने का मतलब यज्ञोपवीत धारण करते हैं और नित्य नियम से रहते हैं। तो दोस्तों यज्ञोपवीतेन ब्राह्मण। अगला हम लोग लेके बात करते हैं तुमसे नेक्स्ट। दोस्तों मैं सेंटेंस देता हूं आपके लिए, दाढ़ी से मुगल, दाढ़ी से मुगल। दोस्तों किसी व्यक्ति की मूंछ नहीं है, केवल दाढ़ी बढ़ी हुई है इतनी लंबी वाली और मूंछें उसकी साफ हो रखी हैं, तो बताओ उस व्यक्ति को देख के क्या पहचान करोगे? अब मैं आपको इस नियम का यानी इत्थम भूत लक्षणे का सबसे अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मूवी पीके को लेकर। दोस्तों पीके मूवी देखी है आपने, और पीके मूवी में आपने देखा होगा वो बैठा रहता है जो बहुत मोटा सा सिद्ध साधु जिसको होता है। तो दोस्तों उसके सामने आमिर खान 4-6 लोगों को लेके जाता है, वो अनेक अनेक धर्मों के होते हैं, उनकी पोशाक बदलवा के ले जाता है और उससे पूछता है बता भाई ये कौन है, तो वो पोशाक से पहचान करता है वहां पे। तो ये इत्थम भूत लक्षणे नियम जो है वहां से आप सीख सकते हैं। मित्रों दाढ़ी से मुगल, तो दाढ़ी को संस्कृत बोलते हैं कूर्च, तो कूर्चेन, और मुगल की संस्कृत होती है यवनः, तो कूर्चेन यवनः मतलब दाढ़ी से मुगल। यानी कि किसी व्यक्ति की बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है और उसके मूछ नहीं है तो दोस्तों वो मुसलमान प्रतीत होगा। ऐसे ही मान के चलिए हम आपसे कह दें सफेद वस्त्र कह देते हैं या फिर गेरुआ वस्त्र कह देते हैं या फिर बात करें तो बलकल वस्त्र कह देते हैं, तो ये किसका प्रतीक है दोस्तों? साधु का। तो हम कह दें वलकल वस्त्र से, वलकल वस्त्र से साधु, बलकल वस्त्र से साधु। दोस्तों बलकल वस्त्र की पहचान साधु की तरफ संकेत करती है, तो यह हो जाएगा वलकल वस्त्रेण या वलकल वस्त्रई, क्योंकि वलकल वस्त्र एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं वस्त्र आदमी के, लगभग 5 वस्त्र तो हर एक आदमी के होते हैं। बात करें तो अंदर पहनने के 2 और ऊपर पहनने के 2 और ऊपर कम से कम रखने का 1। तो दोस्तों बलकल वस्त्रई साधु मतलब बात करें तो भगवा वस्त्रों को बलकल वस्त्र बोला जाता है। साथियों ऐसे ही इत्थम भूत लक्षणे में और भी आपके उदाहरण आते हैं, जैसे कि आकृति से सूरवीर में कह सकता हूं,
जटा भी तापस है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका, जटाओं से तपस्वी, जटाओं से तपस्वी। आपने देखा होगा दोस्तों, महाकाल का जो भक्त होता है वो जटाएं बहुत लंबी लंबी रखता है, और निश्चित रूप से जटा भी तापस है। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जटाभिस तापसः। मैं संधि का नियम लगा के इसको ऐसे लिख देता हूं, जटाभिस तापस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है इस नियम का, जटाभिस तापस है। दोस्तों आकृति से सूरवीर कह दूं मैं आपको, आकृति से सूरवीर। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी साउथ की, तो उनमें दोस्तों आप देखते हैं जो हीरो होता है, विलेन, उनकी सबकी आकृति बहुत अच्छे ढंग की होती है। फिट फॉर बात करें तो 6 पैक बॉडी होती है, तो आकृति से सूरवीर लगता है वो दोस्तों। तो आकृत्या सूर, इसका बन जाएगा आकृत्या सूर, आकृत्या सूर। डियर फ्रेंड्स, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत, तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत जो नियम आपके हैं वो लगभग मैंने पूरे करा दिए हैं। यानी कि हम लोग कर्म कारक पूरा पढ़ चुके हैं और करण कारक पूरा पढ़ चुके हैं। तो आपके स्टैंडर्ड को लेकर इनमें इतना ही आ सकता है दोस्तों। हालांकि बात तो बहुत शेष बची हैं, लेकिन रीट लेवल 1 और लेवल 2 को केवल इसी स्टैंडर्ड से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं संप्रदान कारक की चर्चा लेकर। तब तक देखते रहिए अवस्थी कंपटीशन क्लासेज। नमस्कार, धन्यवाद।